तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। आखिर में इवोल्यूशन का क्या एविडेंस है उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एविडेंस हम लोग का है जिसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। फर्स्ट एविडेंस, सबसे पहला एविडेंस को बोला जाता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है भाई? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग आते हैं फोसिल्स, समझे। तो क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? फोसिल्स के बारे में। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या आता है? ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग आता है फोसिल्स, ठीक है। तो फोसिल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर में फोसिल्स क्या होता है, किससे फॉर्म होता है, कैसे बनता है फोसिल, कैसे फोसिल का फॉर्मेशन होता है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो फोसिल हम लोग क्या किस में आता है? फोसिल हम लोग आता है किसमें? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग का इंक्लूड होता है फोसिल। फोसिल क्या है? फोसिल क्या होता है भाई? फोसिल है रिमेन्स। फोसिल क्या होता है? रिमेन्स। ये रिमेन्स है किसका? रिमेन्स ऑफ, ठीक है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट के रिमेन्स, ठीक है। जो हार्ड पार्ट का क्या होता है? जो हार्ड, ठीक है, हार्ड पार्ट का जो रिमेन्स, ठीक है, जो हार्ड पार्ट का क्या होता है? जो रिमेन्स होता है, जो रिमेन्स, या फिर बोल सकते हो सिंपल भाषा में इसको ट्रेसेस, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉसिल, ठीक है। और कहाँ बनता है ये फाउंड इन सेडिमेंट रॉक। कहाँ बनता है भाई? ये बनता है किसमें? सेडिमेंट रॉक में, ठीक है। सो फाउंड इन सेडिमेंट रॉक, ये सेडिमेंट रॉक में बनता है, ठीक। तो सेडिमेंट रॉक में क्या होता है? फॉसिल का फॉर्मेशन। सेडिमेंट रॉक में क्या होता है? फॉसिल का मतलब मोस्टली फॉसिल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मोस्टली फॉसिल का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर? सेडिमेंट रॉक में, ठीक है। तो सेडिमेंट रॉक में क्या होता है? मोस्ट फॉसिल का फॉर्मेशन, मोस्टली फॉसिल का फॉर्मेशन सेडिमेंट रॉक में होता है। तो आखिर में फॉसिल क्या है? फॉसिल किसे बोलते हैं? फॉसिल हम लोग का रिमेन्स है, हार्ड पार्ट, जो एनिमल या फिर प्लांट का जो क्या होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, ठीक है, उसका रिमेन्स को बोलते हैं फॉसिल, ठीक है। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिसका हार्ड पार्ट जो होता है, इसके हार्ड पार्ट को बोला जाता है फॉसिल, या फिर सिंपल बोल सकते हो ट्रेसेस। जो मार्क होते हैं ना भाई, समझो ना, कोई भी, जैसे कि कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर दब गए हैं तो उसका क्या बचेगा? बस उसका ढांचा, या फिर आप बोल सकते हो उसको ट्रेसेस, ठीक है, उसी को बोलते हैं फॉसिल, उसी को बोला जाता है फॉसिल, ठीक है। तो फॉसिल क्या है? फॉसिल हम लोग का रिमेन्स है, ठीक है। रिमेन्स किसका? हार्ड पार्ट का रिमेन्स है, या फिर ट्रेसेस है ऑर्गेनिज्म का, इसी को बोला जाता है फॉसिल्स, समझ गए। तो फॉसिल्स जैसे कि डायनासोर, सबको पता है कि डायनासोर पहले पृथ्वी में पहले था, लेकिन 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट हो गया। हमको कैसे पता चला? उसके फॉसिल से हम लोग को क्या मिला? डायनासोर का हम लोग का फॉसिल मिला, ठीक है। साइंटिस्ट लोग ने क्या किया भाई? डायनासोर के फॉसिल को स्टडी किया, और पता है क्या है कि आखिर में डायनासोर कितने ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हुए, कितने ईयर पहले ये थे, सब चीज को साइंटिस्ट लोग ने पता किया। क्यों? किससे पता किया? फॉसिल से, ठीक है। फॉसिल्स के हेल्प से हमको पता चला कि डायनासोर थे बोल के। अगर फॉसिल्स नहीं होता तो हमको कभी पता ही नहीं चलता कि डायनासोर नाम का कोई प्राणी, कोई रेप्टाइल्स था बोल के, समझे ना। तो फॉसिल्स क्या, समझ गए? फॉसिल्स हम लोग का क्या होता है? फॉसिल्स हम लोग का हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। हार्ड पार्ट से, या फिर ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने जुरासिक पार्क मूवीज अपने देखा होगा, इतना फेमस है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि आखिर में कैसे डायनासोर्स कितने बड़े बड़े थे, पता है ना आपको, ठीक है। तो कुछ भूकंप माने किसी भी 65 ईयर, ठीक है, 65 मिलियन ईयर को कुछ जाने से, ठीक है, अर्थ फटने से कुछ भी मतलब प्रॉपर पता नहीं चला है कि आखिर में कैसे एक्सटिंक्ट हुए थे, लेकिन 65 मिलियन ईयर को क्या हो गए भाई? जो डायनासोर्स थे ये एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो कैसे हुआ इसका प्रॉपर अभी तक उसका नहीं पता चला, उसका रीजन। तो आपको समझ आ गया कि आखिर में फॉसिल किसे बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और जब क्या होता है समझना, जब फॉर्मेशन, ठीक है, जब फॉर्मेशन होता है फॉसिल का, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल,
जब फॉसिल बनना शुरू होता है, जब फॉसिल का फॉर्मेशन होता है भाई, तो इसे क्या बोलते हैं, जब फॉसिल का बनना शुरू होता है, जब फॉसिल का फॉर्मेशन होता है, तो इसे बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। इसे बोला जाता है फॉसिलाइजेशन। तो फॉसिलाइजेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल। जब फॉसिल ठीक है, जब फॉसिल का फॉर्मेशन होता है, जब फॉसिल का क्या होता है भाई, फॉर्मेशन होता है, तो इसी को बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। और जो फॉसिल के बारे में स्टडी करता है, जो क्या करता है, फॉसिल के बारे में जो पढ़ता है, स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक, जो फॉसिल के बारे में स्टडी करता है इसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। जो फॉसिल के बारे में स्टडी करता है इसे क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। समझे? सो पैलेंटोलॉजी किसे बोलते हैं भाई, जो फॉसिल के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, जो फॉसिल के बारे में पढ़ता है, जो स्टडी करता है, उसी उनको बोलते हैं, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। सो पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल। जब फॉसिल को पढ़ते, फॉसिल के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। इसे बोला जाता है पैलेंटोलॉजी। टाइप, फॉसिल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं यार, ठीक है, जैसे कि पेट्रीफाइड फॉसिल, इंटैक्ट फॉसिल। तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, फॉसिल होते हैं। आपके इन सर्टेन में उतना डिटेल में नहीं दिया है, तो मैं भी उतना आपको डिटेल में लेकर नहीं चलूंगा, ठीक है। टाइप्स भी होते हैं फॉसिल के, यहाँ इतना समझ लो, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना है कि जो फॉसिल्स है, हम लोग के फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल से हार्ड पार्ट होता है किसके भाई, रिमेन्स, ठीक है, रिमेन्स ऑफ हार्ट, ठीक है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स लाइफ फॉर्म्स, जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसके हार्ड पार्ट का रिमेन्स को बोलते हैं फॉसिल, ठीक है। और कहाँ मिलते हैं, आपको याद रखना है कि सेडिमेंट आपको मोस्ट, ठीक है, मोस्ट कहाँ मिलेंगे आपको, ये मोस्टली आपको सेडिमेंट रॉक में मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो फॉसिल कहाँ मिलेंगे हम लोग को, मोस्टली फॉसिल मिलेंगे हम लोग को सेडिमेंट रॉक में, ठीक है। तो मोस्टली फॉसिल हम लोग को कहाँ मिलेंगे, मोस्टली फॉसिल हम लोग को मिलेंगे सेडिमेंट रॉक में, ठीक है। सेडिमेंट रॉक में क्या मिलेंगे हम लोग को, मोस्टली फॉसिल मिलेंगे। समझ गए बात को? अब मूव करते हैं आगे, चलो, कि आखिर में आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुन लो कि एक मेथड होता है, ठीक है, एक टेक्निक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पता कैसे होगा यार, ठीक है। सो एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव मेथड एक टेक्निक है जिसे क्या कर सकते हैं हम लोग को, फॉसिल का एज पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी टेक्निक का यूज करके हम लोग को पता चला कि जो डायनासोर्स थे ये 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट हुए। कितने पुराने थे हम लोग को, इसी मेथड से हम लोग को पता चला, रेडियो एक्टिव मेथड से, ठीक है। समझ गए? तो एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं, देखो, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड। एक मेथड आपके इंस्टार्टिंग बोला है और आपसे पूछा है कि आपको पता है, कि आपको ये पता है बोल, ठीक। आपके इंस्टार्टिंग ने आपसे एक क्वेश्चन किया है कि आखिर में रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड क्या होता है बोला है, ठीक, आपसे पूछा है। उसीलिए मैं भी आपसे पूछा, उसीलिए मैंने भी आपसे पूछा कि आपको पता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, कि आखिर में रेडियो एक्टिव कार्बन, ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड क्या होता है। इसी को कार्बन डेटिंग मेथड भी बोला जाता है, कार्बन डेटिंग मेथड। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि हम लोग के अंदर, आप समझो, ह्यूमंस के अंदर कार्बन है कि नहीं, बताओ, ह्यूमंस के अंदर कार्बन है कि नहीं है। हम लोग के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। और कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है, आप समझो, कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है C14 और एक होता है C12, ठीक है। C14 जो है क्या होता है भाई, रेडियो एक्टिव। C14 कार्बन कैसे होता है, C14 कार्बन होता है जिसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो C14 कार्बन कैसे होता है, C14 कार्बन होता है जिसे बोला जाता है रेडियो एक्टिव। तो C14 कार्बन कैसे होता है, देखो, C14 कार्बन होता है जिसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है। सो C14 कार्बन कैसे होता है, इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो क्या होता है समझना कि जो C14 का जो लाइफ, ठीक, हाफ लाइफ ईयर है, ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ है, देखो, C14 का जो हाफ लाइफ है इसका होता है भाई 5730, ठीक है, ईयर। ये क्या है, इसका हाफ लाइफ, इसको बोलते हैं, इसका हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन, जो रेडियो एक्टिव डेटिंग है,
ठीक है, जिसको कार्बन डेटिंग बोला जाता है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं भाई, कार्बन का हाफ, ठीक है, कार्बन का हाफ लाइफ को पता करता है। जिसमें क्या करते हैं, कार्बन के हाफ लाइफ को जिसमें पता करते हैं हम लोग इसमें देखो, हमको पता है कि कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है C12, एक होता है कार्बन का आइसोटोप जिसे बोलते हैं C12, और दूसरा जो कार्बन का आइसोटोप होता है इसे बोलते हैं C14। ठीक है, कार्बन 14। और जो कार्बन 14 है ये क्या होता है भाई, कार्बन 14 हम लोग का क्या होता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, C14 क्या होता है, C14 रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, और कार्बन का जो हाफ लाइफ है, इसका जो हाफ लाइफ है, ठीक है, ये कार्बन का हाफ लाइफ C14 का, ठीक है, C14 जो कि रेडियो एक्टिव है, इसका जो हाफ लाइफ है कितना होता है भाई, इसका हाफ लाइफ होता है 5730 ईयर, 5730 साल इसका क्या होता है भाई, लाइफ होता है, हाफ लाइफ होता है, इसका हाफ लाइफ ये होता है। ठीक है, समझे ना। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका हम लोग का फॉसिल मिला, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका हम लोग को फॉसिल मिला, और उस फॉसिल में 50% कार्बन बचा है। ठीक है, 50% कार्बन प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म में, तो उसका हाफ लाइफ, ठीक, उसका हाफ लाइफ कितना होगा भाई, उस ऑर्गेनिज्म का हाफ लाइफ होगा 5730 ईयर। समझे। अगर उस ऑर्गेनिज्म में, समझे ना, अगर उस ऑर्गेनिज्म में 50% कार्बन जो ये बचा है, ठीक, 50% कार्बन क्या है जो बचा है, तो उसका जो हाफ लाइफ ईयर कितना होगा, हाफ लाइफ कितना होगा उसका 5730 ईयर उसका हाफ लाइफ होगा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं भाई, कार्बन डेटिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं। समझे। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, बस सिंपल याद रखना है। देखो, इससे उतना क्वेश्चन अभी तक तो मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में यहाँ से नहीं आया है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन कम से कम 10-15 सालों में तो नीचे आया होगा। ठीक है, समझे ना। तो उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको समझना है कि हम लोग फॉसिल के एज, ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे एज ऑफ फॉसिल को पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको एज ऑफ फॉसिल को पता कर सकते हैं। फॉसिल के एज को क्या कर सकते हैं भाई, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से पता कर सकते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है भाई, आपको याद रखना है कि रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से क्या करते हैं, एज ऑफ फॉसिल के, ठीक है, फॉसिल के एज को पता कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से। सो रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से क्या कर सकते हैं भाई, फॉसिल, ठीक, फॉसिल का एज है इसको पता कर सकते हैं। समझे। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का सबसे पहला एविडेंस हम लोग ने कंप्लीट किया, जिसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। हम लोग का सबसे पहला एविडेंस कंप्लीट हुआ, जिसे बोला जाता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में आता है फॉसिल। फॉसिल क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे, ठीक है, जब फॉसिल का फॉर्मेशन होता है तो इसे बोलते हैं फॉसिलाइजेशन, और जो फॉसिल के बारे में पढ़ता है उसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है, और फॉसिल के एज को पता कर सकते हैं भाई रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से। रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से क्या कर सकते हैं, फॉसिल के एज को पता कर सकते हैं। तो ये हम लोग का सबसे पहला एविडेंस है, जिसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। सबसे पहला एविडेंस हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भाई, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड एविडेंस। ठीक है, ये लिख लो आप, फिर बात करेंगे हम लोग सेकेंड एविडेंस, जिसे बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो सेकेंड एविडेंस की तरफ मूव करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो आखिर में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, ठीक है, उसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड एविडेंस, जिसे बोला जाता है भाई एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो आखिर में ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, ध्यान से उसको देखना। ठीक है, तो सेकेंड एविडेंस की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। चलो भाई चलते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस।
तो आखिर में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, इसको जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को किसने दिया था, नस्ट, ठीक है, इसको दिया था नस्ट हेकल ने, ठीक है, नस्ट हेकल ने इसको दिया था भाई। सो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को किसने दिया था, देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को दिया था किसने, इनस्ट हेकल, ठीक है, नस्ट हेकल ने इस एविडेंस को दिया था, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था, सो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को नस्ट हेकल ने दिया, इन्होंने क्या बोला था, ठीक है, सर्टेन, ठीक है, इन्होंने बोला था, देखो सर्टेन फीचर्स इन्होंने क्या बोला था, ध्यान से इसको देखना, ठीक, इन्होंने बोला था कि जो नस्ट हेकल, जो सर्टेन फीचर्स, किसका भाई, सर्टेन फीचर्स ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो का सर्टेन फीचर्स क्या होता है भाई, सेम, ठीक है, एम्ब्रियो का सर्टेन फीचर्स सारे वर्टिब्रेट में क्या होता है, कॉमन होता है, समझे। तो सर्टेन फीचर्स ऑफ एम्ब्रियो, सर्टेन फीचर्स ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स, सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स। तो आखिर भी इतना बड़ा, ठीक, आपका अंग्रेजी क्या है समझेंगे, तो सिंपल है यार, ध्यान से सुनना, बिल्कुल समझ आएगा। तो आखिर में नस्ट हेकल ने क्या बोला कि सर्टेन फीचर्स, ठीक है, ऑफ एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है, सर्टेन फीचर्स ऑफ एम्ब्रियो स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स, मतलब जो एम्ब्रियो स्टेज, आपको पता नहीं होगा तो सुन लो आज, ठीक है, कि जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जितने भी वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, सबका एम्ब्रियोनिक स्टेज सेम होता है, समझे ना, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, सारे वर्टिब्रेट्स का क्या है भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज, और सारे वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे वर्टिब्रेट्स में आप सारे, ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है कैसे होता है भाई, सेम होता है, इनका ये मानना था, ठीक है। तो क्या बोले, देखो सर्टेन फीचर्स ऑफ एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है, कुछ फीचर्स जो एम्ब्रियो, ठीक है, कुछ फीचर्स जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के क्या होते हैं, कुछ फीचर्स जो एम्ब्रियो के क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, किसमें, कुछ फीचर्स जो एम्ब्रियो के कॉमन होते हैं, किसमें, सारे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो कुछ फीचर्स एम्ब्रियो के क्या होते हैं, इनका मानना था कि कुछ फीचर्स एम्ब्रियो का कॉमन होता है सारे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। सो इनका ये मानना था कि कुछ फीचर्स एम्ब्रियो का क्या होता है, कुछ फीचर्स एम्ब्रियो का कॉमन होता है सारे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, इनका ये मानना था। तो नस्ट हेकल का मानना था कि एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो का कुछ फीचर्स क्या होता है, सारे वर्टिब्रेट्स में कॉमन होता है। इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल दिया था गिल स्लिट से। देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर गिल स्लिट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम क्या होता है, गिल स्लिट सारे वर्टिब्रेट्स में बनते हैं, ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स में क्या होता है भाई, गिल स्लिट होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो गिल स्लिट सारे वर्टिब्रेट्स में होते हैं प्रेजेंट, लेकिन गिल स्लिट फंक्शनल स्लिप किस में होता है, ये सिर्फ फंक्शनल होता है फिश में, समझे ना। सो गिल स्लिट किस में होता है, फंक्शनल ओनली इन फिश, ये सिर्फ किस में होता है, फंक्शनल। गिल स्लिट सिर्फ फिश में होता है फंक्शनल, लेकिन जो गिल स्लिट है सारे वर्टिब्रेट्स में बनता है, ठीक है। गिल स्लिट किस में बनता है भाई, जितने सारे वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में आता है, पता है ना, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। सो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स में गिल स्लिट का होता है फॉर्मेशन, ठीक है। सो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में गिल स्लिट का होता है फॉर्मेशन, लेकिन गिल स्लिट सिर्फ फंक्शनल किस में होता है, गिल स्लिट फंक्शनल होता है सिर्फ फिश में, ठीक है। बाकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका क्या होता है, गिल स्लिट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, समझ गए। लेकिन इस थ्योरी को, इस एविडेंस को किसने इसको डिसअप्रूव्ड, ठीक है, इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया था किसने भाई, इसको डिसअप्रूव्ड, ठीक है, इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया था किसने, वान बियर ने, ठीक है, वान बियर ने इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया। क्लियर है। सो वान बियर ने इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया भाई। सो वान बियर ने क्या कर दिया, इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया इस चीज को, जो इन्होंने बोला था, ठीक है, जो नर्स टैकल ने बोला था कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, जितने भी ठीक कुछ स्टेज एम्ब्रियो का, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे वर्टिब्रेट्स में कॉमन होता है। इस लॉ को, इस थ्योरी को इन्होंने डिसअप्रूव्ड कर दिया। किसने किया डिसअप्रूव्ड, वान बियर ने, ठीक है। इसको डिसअप्रूव्ड किसने किया भाई, इसको डिसअप्रूव्ड किया, जिसको बोलते हैं वान बियर ने इसको डिसअप्रूव्ड किया। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, देखो वान बियर ने बोला एडल्ट ऑफ, ठीक है, इनका ये मानना था कि जो एडल्ट का, ठीक है, जो देखो आपको मैं सिंपल सा, पहले आप समझो, बाद में लिखेंगे, पहले आप समझो, ठीक है। तो एडल्ट का जो एम्ब्रियो होता है, ठीक, एडल्ट में जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक, एडल्ट का जो फीचर्स होता है वो कभी भी एम्ब्रियो में नहीं दिखता, इनका मानना था, समझे। जो एडल्ट में जो, ठीक है, आप बोल सकते हो कि एडल्ट में जो सिचुएशन, जो फीचर्स होते हैं वो एम्ब्रियो में नहीं मिलता, इनका ये मानना था, समझ है। इनका क्या बोलना था भी कि जो फीचर्स जो एडल्ट में होता है वो फीचर्स एम्ब्रियो में नहीं होता, किसी भी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। आपको पता है कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो टेडपोल होता है, ठीक है, फ्रॉग का लार्वा स्टेज को बोलते हैं टेडपोल। उसका टेडपोल बिल्कुल होता है सिमिलर किससे भाई, रेप्टाइल से होता है सिमिलर, समझे ना, किससे होता है सिमिलर, रेप्टाइल से होता है सिमिलर। तो कहने का मतलब ये था कि जो वान बियर थे, वान बियर ने जो हम लोग का नर्स, ठीक है, इनर्स्ट हैकल का जो ये क्या था भाई, नर्स हैकल का जो इन्होंने बोला था कि जो सर्टेन फीचर्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के, वो क्या होते हैं भाई, सर्टेन फीचर्स एम्ब्रियोनिक स्टेज के क्या होते हैं, कॉमन होते हैं वर्टिब्रेट्स में। लेकिन इन्होंने बोला एम्ब्रियो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एम्ब्रियो नेवर पासेस, एम्ब्रियो नेवर पासेस, ठीक, एम्ब्रियो कभी भी पास नहीं करता टू एडल्ट, एम्ब्रियो नेवर पासेस टू एडल्ट स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स, समझे। इनका ये मानना था कि एम्ब्रियो कभी नहीं पास करता एडल्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, क्लियर है। तो इनका मानना था कि एम्ब्रियो जो है कभी नहीं पास करता थ्रू, ठीक है, एम्ब्रियो नेवर पासेस टू एडल्ट स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स, एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट स्टेज में पास नहीं करता, इनका ये मानना था। सो वान बियर का मानना था कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कभी नहीं पास करता किसके, एडल्ट स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, एडल्ट स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियो कभी पास नहीं करता, ठीक है। सो एम्ब्रियो नेवर पासेस थ्रू एडल्ट, ठीक है, एडल्ट स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स या बोल सकते हो इसको आप अदर एनिमल्स। सो एम्ब्रियो नेवर पासेस टू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर, इसको आप ऐसे लिखो अदर एनिमल्स, तो आपको सिंपल होगा, ठीक। तो ये इसका मतलब मेन बोल सकते हो, इनका पॉइंट था किसका भाई, वान बियर का। तो वान बियर का पॉइंट क्या था कि एम्ब्रियो कभी भी पास नहीं करता एडल्ट स्टेज के दूसरे, ठीक, एम्ब्रियो जो है कभी भी पास नहीं करता एनिमल के एडल्ट स्टेज में, ठीक है। इनका मानना था कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कभी पास नहीं करता किसी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज में, क्लियर है। इनका ये पॉइंट था। वान बियर का पॉइंट क्या था कि वान बियर का पॉइंट ये क्या था कि इनका जो पॉइंट था कि कभी भी एम्ब्रियो पास नहीं करता किसी दूसरे एडल्ट स्टेज के एनिमल में, ठीक है, एम्ब्रियो कभी भी पास नहीं करता किसी दूसरे एडल्ट स्टेज के
एनिमल में, ठीक। इनका ये मानना था वॉन बियर का। इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट हुआ सेकेंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो हम लोग इसी के साथ जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से कंप्लीट हुआ। नास्ट हेगल ने क्या बोला कि सर्टेन फीचर्स, ठीक है, सर्टेन फीचर्स एम्ब्रियोन स्टेज का क्या होता है, कॉमन होता है सारे वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि गिल स्लिट, ठीक है। लेकिन इसको डिसअप्रूव्ड किसने किया था, वॉन बियर ने इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया था। इन्होंने बोला कि एम्ब्रियो पास, एम्ब्रियो का होता है भाई, एम्ब्रियो पासेस होता है एडल्ट स्टेज ऑफ, ठीक है। एम्ब्रियो जो है, ठीक, एम्ब्रियो जो है कभी भी पास नहीं होता, ठीक है, किस दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज में। इनका ये मानना था, समझ गए। तो ये हम लोग का था भाई, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। लिख लो इसको। अब बात करेंगे हम लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एविडेंस। चलो अब बात करेंगे थर्ड हम लोग एविडेंस, जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। तो हम लोग का थर्ड एविडेंस है जिसे बोला जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस को डिस्कस करेंगे अब, ठीक है, कि क्या होता है, इसको देखेंगे अब। सो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, इसको डिस्कस करेंगे भाई। तो आखिर में क्या कंपैरेटिव एनाटॉमी है और क्या इसका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस था, इसी को डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। आपको पता है क्या, क्या पता होगा भाई मेरे को, आपको ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस किसे बोलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है पता है, होमोलोगस ऑर्गन। और आपको पता है कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एनालोगस ऑर्गन क्या होता है। तो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, आपको क्या पता है। सो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन पता है क्या होता है, सुनो। होमो मतलब सबको पता है, होमो मतलब सेम, ठीक है। होमो मतलब क्या भाई, होमो मतलब होता है सेम, सिमिलर, सेम, ठीक है। और लोगस मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब क्या है, लोगस का मतलब होता है क्या भाई, लोगस सेम ओरिजिन, या फिर बोल सकते हो सेम स्ट्रक्चर। लोगस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो सेम स्ट्रक्चर के ये होते हैं, सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस का मतलब क्या है, सेम स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर के ये होते हैं, ठीक है। होमोलोगस, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक। तो होमोलोगस सेम स्ट्रक्चर के ये होते हैं, सेम स्ट्रक्चर के ये क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। और एनालोगस मतलब ये, एना मतलब होता है डिफरेंट, ठीक। एना मतलब क्या होता है, एना मतलब होता है डिफरेंट। तो ये कैसे होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के ये होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर के, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर के ये होते हैं, ठीक। डिफरेंट स्ट्रक्चर के ये होते हैं। लोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। और एनालोगस ऑर्गन का मतलब है डिफरेंट स्ट्रक्चर। एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, एनालोगस ऑर्गन का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। होमोलोगस सिमिलर स्ट्रक्चर, एनालोगस डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो होमोलोगस में क्या होता है, इसमें आपका सेम ओरिजिन, इसमें सेम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि जो इनका एनाटोमल, ठीक है, जो इनका एनाटोमी, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, सिमिलर होता है। इनका क्या होता है भाई, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है। सो इनका क्या होता है समझो,
होमोलोगस ऑर्गेन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, होमोलोगस ऑर्गेन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ये सिमिलर होता है, ठीक है। इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है होमोलोगस ऑर्गेन का, होमोलोगस ऑर्गेन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ये सिमिलर होता है। तो सेम ऑरिजिन के होता है मतलब इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, मतलब इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सेम ऑरिजिन होते हैं बट डिफरेंट फंक्शन। सेम ऑरिजिन के होता है लेकिन फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं भाई, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। सेम ऑरिजिन के होता है लेकिन फंक्शन अलग करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन किसे बोलते हैं, जिसका सेम स्ट्रक्चर होता है, जिसका सेम ऑरिजिन होता है और जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसका सेम ऑरिजिन होता है और जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, इसी को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, इसी को बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। और एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, एनालोगस ऑर्गन का मतलब है, एनालोगस ऑर्गन का मतलब होता है कि डिफरेंट ऑरिजिन, इसका इनमें आपको डिफरेंट ऑरिजिन देखने को मिलेगा, जिसका डिफरेंट ऑरिजिन होता है बट सेम फंक्शन, ठीक है। बट इनका जो फंक्शन है सेम होता है, लेकिन इनका फंक्शन कैसे होता है, ओरिजिन, ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन इनका सेम होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, समझे ना। ओरिजिन भले कि अलग है लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, समझाऊंगा एग्जांपल। सेम ओरिजिन या फिर आप इसको कॉमन एंसेस्टर्स भी बोल सकते, इनका क्या होता है, इनका आपको कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। हमको इसमें क्या देना, हमको इसमें कॉमन एंसेस्टर होता है, इनका क्या होता है भाई, इनका कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है। सो इनका क्या होता है, समझो इनका कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है। सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, इनका ओरिजिन सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, क्लियर है। तो ये सेम और इनका जो ओरिजिन है सेम होता है लेकिन फंक्शन कैसे करते हैं भाई, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन का मतलब है कि ओरिजिन जो है डिफरेंट है, इनका जो ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो एनालोगस ऑर्गन का मतलब है कि ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, समझ गए। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसका तो एग्जांपल लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है फोर लिम्स ऑफ, इसका एग्जांपल क्या है, फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता, व्हेल, व्हेल एंड बेट। देखो तो इसका एग्जांपल है फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता, व्हेल, बेट, इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल क्या है, फोर लिम्स ऑफ मैन, व्हेल, बैट, चीता। आपको पता है मैन का जो फोर लिम्स है ये ग्रेस्पिंग के लिए काम आता है, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है, समझ गए। चीता का जो फोर लिम्स है किसमें, रनिंग के में काम आता है, रनिंग, दौड़ता है भैया, ठीक है। व्हेल का जो फोर लिम्स है किसके लिए काम आता है, व्हेल का स्विमिंग के लिए क्या होता है, इसका फोर लिम्स काम होता है, ठीक है। और बेट का जो फोर लिम्स है ये यूज होता है फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए इसका फोर लिम्स काम आता है। देखो ये सब का जो फोर लिम्स है, सारे फोर लिम्स इनका ओरिजिन सेम है, इन सारे एनिमल्स का जो ओरिजिन है, सारे एनिमल्स का ओरिजिन सेम है लेकिन ये फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर आप समझो, सारे एनिमल्स के अंदर वही ह्यूमरस है, वही रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल, फेरेंजिस, सारे के अंदर सारे एनिमल्स में प्रेजेंट है। सारे एनिमल्स के आपको फोर लिम्स में मिल जाएगा, मतलब इनका जो ओरिजिन है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इनका जो ओरिजिन है ये सेम है, इनका ओरिजिन सेम है लेकिन ये फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। इनका ओरिजिन तो सेम है लेकिन ये फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, समझ गए। तो सारे एनिमल्स का जो ओरिजिन है, ओरिजिन तो बिल्कुल सेम है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। मैंने आपको समझाया कि मेन का फंक्शन ग्रेस्पिंग,
चीता का 4 लिम्स का फंक्शन रनिंग के लिए, व्हेल का जो फंक्शन है भाई स्विमिंग के लिए, बैट का फंक्शन है फॉर फ्लाइंग के लिए। 4 लिम्स मतलब ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, समझे। तो ये हम लोग का हो गया पहला एग्जांपल 4 लिम्स ऑफ मैन चीता एंड, ठीक है, मैन चीता व्हेल एंड बैट। सेकेंड एग्जांपल है ब्रेन एंड हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है। सो ब्रेन एंड हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट का ब्रेन है एंड हार्ट, ठीक है, जो भी वर्टिब्रेट का जो ब्रेन एंड हार्ट है, जैसे कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, ये सारे क्या हैं भाई, सारे वर्टिब्रेट्स हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट एंड ब्रेन है, जो हार्ट एंड ब्रेन उसका जो ओरिजिन है सेम है, ठीक है। हार्ट एंड ब्रेन का जो ओरिजिन है ये सेम है लेकिन ये फंक्शन अलग अलग करते हैं। मतलब फंक्शन सबका सेम है, ब्लड पंपिंग करना, लेकिन मतलब किसी के अंदर 2 चैम्बर हार्ट है तो किसी के अंदर 3-4 चैम्बर्ड क्या होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, ब्रेन एंड हार्ट जो है वर्टिब्रेट्स का जो इनका जो ओरिजिन है, इनका ओरिजिन क्या होता है भाई, सिमिलर होता है। इनका ओरिजिन सिमिलर होता है लेकिन ये फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। इनका ओरिजिन क्या है भाई, सेम है लेकिन फंक्शन क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनका ओरिजिन होता है सेम लेकिन ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल ब्रेन एंड हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट। फिर थर्ड एग्जांपल आपको पता होना चाहिए बाउगेनवेली, ठीक है। बाउगेनवेली ऑफ किसके बाउगेनवेली भाई, थ्रोन्स एंड कुकुरबिटा, कुकुर का बेटा नहीं, ठीक है, कुकुरबिटा, ठीक है। सो कुकुरबिटा ऑफ टेंडिल्स। आपको पता होना चाहिए कि थ्रोन्स काम आता है फॉर डिफेंस, इस थ्रोन्स जो इसका फंक्शन होता है फॉर डिफेंस, ठीक है। और टेंडिल का फंक्शन होता है फॉर क्लेमिंग के लिए, ठीक, क्लेम के लिए, क्लेम्बिंग, समझे। तो मैंने आपको समझाया कि बाउगेनवेली ऑफ थ्रोन्स एंड कुकुरबिटा ऑफ टेंडिल्स, ठीक है। जो थ्रोन्स है, थ्रोन्स का फंक्शन होता है फॉर डिफेंस। थ्रोन्स का फंक्शन किस लिए होता है भाई, इसका फंक्शन होता है डिफेंस में, और टेंडिल का फंक्शन है क्लेमिंग के लिए, ठीक है। टेंडिल का फंक्शन किसके लिए होता है, क्लेमिंग के लिए। दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों कहाँ से हुए ऑरिजिनेट, दोनों ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। दोनों के दोनों जो हैं ये कहाँ से होते हैं ओरिजिनेट, ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड से क्या होता है, दोनों थ्रोन्स भी एंड टेंडिल, ठीक है। थ्रोन्स और टेंडल दोनों क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड से ओरिजिनेट होते हैं लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। एक अपने आप को बचाता है, ठीक है, थ्रोन्स अपने आप को डिफेंस बचाता है, और जो क्या है भाई हम लोग का जो टेंडिल है, टेंडिल क्या करता है, टेंडिल आपने देखा होगा कि टेंडिल होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, क्लेमिंग में, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए किसके, होमोलोगस ऑर्गन के। तीनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है भाई, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल कहाँ मेंशन है, तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक नहीं खोला है तो खोल के इसको देख लो भाई, सारे एग्जाम्पल में आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही करवा रहा हूँ, हर लाइन मेरा जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसको अच्छे से आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल। हम लोग ने बात कर लिया भाई होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल याद रखना है। पहला एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल 4 लिम्स ऑफ मैन चीता बैट व्हेल। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है भाई, सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको किसका रखना है, होमोलोगस ऑर्गन का, वर्टिब्रेट का ब्रेन एंड हार्ट, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग का है जो हमको पता होना चाहिए इसमें, थर्ड एग्जाम्पल है बाउगेनवेली ऑफ थ्रोन्स एंड टेंडिल ऑफ, ठीक,
कुकुरबिटा ऑफ टेंडिल्स। ये दो एग्जांपल किसके हैं? तीन एग्जांपल आपके होमोलोगस ऑर्गेन के हो गए। ठीक, अब बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन के एग्जांपल। एनालोगस ऑर्गन के एग्जांपल सबसे पहले विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। पहला इसका एग्जांपल है किसका? विंग्स, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स का विंग्स। ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। भाई आपका बटरफ्लाई क्या है? ऑर्थोपोड्स। किसमें आता है? बटरफ्लाई किसमें आता है? ऑर्थोपोड्स में। और आपका बर्ड्स एप्स में आता है। दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। बटरफ्लाई एंड बर्ड्स का ओरिजिन क्या है? दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों उड़ने में ही काम आते हैं। बटरफ्लाई भी उड़ता है, उनका जो विंग्स है उड़ने में काम आता है, और जो बर्ड का विंग्स है ये भी उड़ने में ही काम आता है। मतलब इनका फंक्शन सेम होता है और इनका ओरिजिन क्या होता है? डिफरेंट। समझे ना? ये डिफरेंट ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन है डिफरेंट है। आप देख सकते हो कि बटरफ्लाई आपका है ऑर्थोपोड्स और बर्ड्स है एप्स। ठीक है, तो इनका जो ओरिजिन है ये क्या है भाई? ओरिजिन इनका डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। बटरफ्लाई एंड बर्ड का जो विंग्स है दोनों उड़ने का ही काम आता है, फ्लाई करने का ही काम होता है। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब मूव करेंगे सेकेंड एग्जांपल की तरफ। तो हम लोग का जो क्या होता है सेकेंड एग्जांपल जो है, समझो सेकेंड एग्जांपल आपको पता होना चाहिए फ्लिपर्स। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन बर्ड है भाई, कंफ्यूज मत होना। पेंगुइन एक बर्ड है। ठीक है, पेंगुइन एक क्या है? बर्ड है। पेंगुइन एक बर्ड का नाम है। तो फ्लिपर्स होते हैं जो पेंगुइन के एंड जो बर्ड जो पेंगुइन के फ्लिपर एंड डॉल्फिन के दोनों किसमें काम आते हैं भाई? दोनों आपके स्विमिंग में हेल्प करते हैं। दोनों किसमें हेल्प करते हैं? पेंगुइन एंड डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं स्विमिंग में हेल्प करते हैं। स्विमिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मतलब दोनों का फंक्शन सेम है। पेंगुइन एंड डॉल्फिन का जो फ्लिपर्स है इनका दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट है। डिफरेंट ओरिजिन के हैं लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन के होते हैं लेकिन इनका सिमिलर फंक्शन होता है, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थर्ड एग्जांपल की तरफ देखो। थर्ड एग्जांपल जो मैं आपको इसका समझाऊं, पोटैटो। आपको पता है जो पोटैटो होता है, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है भाई? ये जो हम लोग का क्या होता है? पोटैटो हम लोग का जो होता है, ठीक है, पोटैटो हम लोग का किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम मॉडिफिकेशन है। ठीक है, सो पोटैटो क्या होता है हम लोग का? पोटैटो होता है स्टेम मॉडिफिकेशन। पोटैटो क्या है भाई? स्टेम मॉडिफिकेशन है। एंड जो हम लोग का क्या होता है? स्वीट पोटैटो। ये है भाई हम लोग का रूट मॉडिफिकेशन। रूट मॉडिफिकेशन समझे? तो हम लोग का जो पोटैटो होता है, पोटैटो हम लोग का स्टेम मॉडिफिकेशन है। पोटैटो क्या होता है भाई? स्टेम मॉडिफिकेशन है। एंड स्वीट पोटैटो क्या होता है भाई? ये हम लोग का रूट मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो पोटैटो आप देख सकते हो, पोटैटो जो, ठीक है, जो पोटैटो है ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन हम लोग का है पोटैटो। ठीक है, और स्वीट पोटैटो जो होता है ये हम लोग का है रूट मॉडिफिकेशन। तो पोटैटो हम लोग का है स्टेम मॉडिफिकेशन एंड स्वीट पोटैटो है रूट मॉडिफिकेशन। ये लोग का ओरिजिन डिफरेंट है, इनका ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन चाहे पोटैटो हो चाहे स्वीट पोटैटो, दोनों का फंक्शन सेम है। स्टोरेज, दोनों स्टोरेज क्या कर, दोनों स्टोरेज का ही फंक्शन करते हैं। ठीक है, चाहे आपका पोटैटो हो चाहे वो स्वीट पोटैटो, दोनों का फंक्शन सिमिलर है। दोनों क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? दोनों स्टोरेज का ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टोरेज का ही फंक्शन क्या करता है? दोनों परफॉर्म करते हैं। समझ गए? तो ये एग्जांपल थे। अब फोर्थ एग्जांपल है आईज, ठीक, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मेमल्स। ठीक है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मेमल्स। आप देखो
जो ऑक्टोपस का जो आंख है और जो हम लोग का मैमल्स में हम लोग आते हैं भाई, तो मैमल्स का जो आंख है, दोनों का आंख देखने का, ठीक है, हम लोग का आंख किसमें काम आता है भाई, देखने में काम आता है। ऑक्टोपस का भी आंख देखने में ही काम आता है, ऐसा थोड़ी है कि सुनने में काम आएगा, नहीं भाई, आंख है, आंख का मेन फंक्शन क्या है, देखना, विजन के लिए, ठीक है। सो आई का जो मेन फंक्शन है फॉर विजन, तो दोनों ऑक्टोपस का भी आई का फंक्शन है विजन, एंड ह्यूमन का भी जो या मैमल्स का जो आई होता है वो भी देखने में काम आता है। मतलब हम लोग का जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, आई अपना सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है दोनों में, ऑक्टोपस में भी ह्यूमन में भी। किसमें डिफरेंट है, इनका ओरिजिन, हम लोग का आई का ओरिजिन डिफरेंट होता है किससे भाई, ऑक्टोपस से। ऑक्टोपस का आई का ओरिजिन डिफरेंट है ह्यूमन से, मैमल से, समझे ना। तो इनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, ओरिजिन होता है डिफरेंट लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं भाई, ओरिजिन होता है डिफरेंट लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 4 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया किसके, एनालोगस ऑर्गन के। तो 4 एग्जाम्पल आपके होते हैं एनालोगस ऑर्गन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 एग्जाम्पल, मत भूलना इसको कभी भी, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल को आप कभी मत भूलना, जो बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ठीक है, इनका फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है। सेकेंड मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल्स, पहले समझाया मैंने विंग्स, किसका विंग्स, बटरफ्लाई एंड बर्ड का विंग्स क्या होता है, सेम होता है। फिर मैंने आपको समझाया फंक्शन सेम होता है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड किसका भाई, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन का मैंने आपको फ्लिपर्स समझाया, फ्लिपर्स, ठीक है, एंड डॉल्फिन का, दोनों का फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट। थर्ड मैंने आपको समझाया कि पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, एंड स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन। फोर्थ एग्जाम्पल है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, हम लोग का जो फोर्थ एग्जाम्पल होता है वो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों का जो ओरिजिन है ये डिफरेंट है लेकिन दोनों फंक्शन देखने का ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ आपका देखो होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन कंप्लीट हुआ, ठीक है। एनालोगस ऑर्गन एंड, ठीक, एनालोगस ऑर्गन आपका शो करता है, ये क्या शो करता है भाई, कन्वर्जेंट, समझे ना, ये हम लोग का शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, समझे। तो हम लोग का जो एनालोगस ऑर्गन है, ठीक, ये क्या शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एंड होमोलोगस ऑर्गन शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्लियर। तो होमोलोगस ऑर्गन शो करता है क्या भाई, होमोलोगस ऑर्गन हम लोग का शो करता है देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड एनालोगस ऑर्गन शो करता है हम लोग का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, समझ गए। तो होमोलोगस ऑर्गन शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड एनालोगस ऑर्गन शो करता है जिसे बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये हम लोग का होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन कंप्लीट हुआ, हम लोग का थर्ड एविडेंस कंप्लीटेड। अब मूव करेंगे फोर्थ एविडेंस की तरफ, ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ थर्ड एविडेंस कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ एविडेंस बायोकेमिकल इवोल्यूशन के बारे में। हो गया, चलो 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 हम लोग का जो फोर्थ एविडेंस है इसे बोलते हैं बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस क्या बोलता है, सिमिलैरिटीज, तो बायोकेमिकल एविडेंस क्या बोलता है, सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज इन किसमें, सिमिलैरिटीज भाई, सिमिलैरिटीज किसमें होता है, सिमिलैरिटीज होता है किसमें, जीन एंड प्रोटीन, जीन एंड प्रोटीन।
प्रोटीन एंड जीन में क्या होता है भाई, सिमिलैरिटीज होता है ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट में आप देखो, वर्टिब्रेट में, ठीक है, वर्टिब्रेट के जीन एंड प्रोटीन में सिमिलैरिटीज दिखता है हम लोग के, ठीक है। आप बोल सकते हो कि वर्टिब्रेट्स के जीन एंड प्रोटीन एंड जीन में क्या होता है भाई, सिमिलैरिटीज दिखता है। किसके, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी जैसे कि पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, ये सारे क्या हैं भाई, वर्टिब्रेट्स हैं। तो जितने भी क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, सारे वर्टिब्रेट्स के जीन एंड प्रोटीन में हमको सिमिलैरिटीज दिखता है, ठीक है। जीन एंड प्रोटीन में हमको क्या दिखता है भाई, सिमिलैरिटीज दिखता है, ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स के जीन एंड प्रोटीन में सिमिलैरिटीज दिखता है। क्यों, ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री, क्योंकि सबका कॉमन एंसेस्टर है, क्योंकि सबका कॉमन पूर्वज है, क्योंकि सबका कॉमन एंसेस्टर है, उसी कॉमन एंसेस्ट्री के चलते क्या होता है, हम लोग के जीन एंड प्रोटीन में सिमिलैरिटीज दिखता है। हम लोग के अंदर जो जीन है और जो प्रोटीन है उसमें हमको सिमिलैरिटीज नजर आता है, समझे ना, ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री के चलते। तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट बायोकेमिकल एविडेंस। तो हम लोग ने बायोकेमिकल एविडेंस भी कंप्लीट किया। तो आपके एनसीईआरटी में टोटल 4 एविडेंस था। सबसे पहला एविडेंस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़े, सेकेंड बात किए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, थर्ड हम लोग ने बात किया कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, एंड लास्ट जो एविडेंस है, जो हम लोग का 4th एविडेंस था बायोकेमिकल एविडेंस। तो जो आपके एनसीईआरटी में 4 एविडेंस थे, मैंने सारे एविडेंस को कंप्लीट किया, ठीक है। एक और होता है एविडेंस जिसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो आपको देखो, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वेस्टिजियल ऑर्गन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। जिसमें आपके कॉकेक्स, टेलबोन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये सारे आपके किस में आते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये ऐसे ऑर्गन जो कोई हम लोग के अंदर उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको स्किप कर दो, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो इसी के साथ हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, ठीक। इवोल्यूशन के लिए कौन कौन सा एविडेंस था, 4 एविडेंस को मैंने इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।